गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे इंडिया एंड सिक्योरिटी काउंसिल, भारत तथा सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल करते हुए हम अब तक कर चुके हैं सिक्योरिटी काउंसिल के संगठन के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के अधिवेशन के बारे में, उसके सभापति के बारे में, सहायक अंग जैसा कि सैनिक स्टाफ समिति, विशेषज्ञ समिति और नए सदस्यों के प्रवेश संबंधी समिति के बारे में। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में मतदान पद्धति, जिसको कि हमने दो श्रेणियों में बांटा था, एक प्रक्रिया संबंधी मामले और दूसरा सभी अन्य मामले, और इसके साथ ही सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्य कि सुरक्षा परिषद किस प्रकार से विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, और सुरक्षा परिषद तथा महासभा में आपस में संबंधों की भी जानकारी हमने हासिल इसमें की थी। इसके बाद आपने वीटो पावर, निषेधाधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की, जिसमें आपने ये देखा कि अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और निषेधाधिकार के विपक्ष में आपने तर्क देखे और इसके पक्ष में भी तर्क देखे, और अंत में हमने ये देखा निष्कर्ष रूप में कि निषेधाधिकार के परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद में गतिरोध उत्पन्न हुए और कई देशों को सदस्यता प्राप्त होने में देरी हुई तथा जनता की सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था कम हुई। इसीलिए कई विद्वानों ने यह कहा था कि सुरक्षा परिषद में सभी प्रकार के निर्णयों के लिए 15 में से 9 अथवा कुछ अधिक मत पर्याप्त माने जाने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि की जाए और भारत, जर्मनी, जापान आदि राज्यों को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, और निषेधाधिकार के प्रयोग के लिए 2 से अधिक स्थायी राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम करेंगे कि भारत किस प्रकार से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। वर्तमान समय में राष्ट्रों के बदलते आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश तथा वैश्विक भूमंडलीकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के महत्व और दायित्वों में गुणात्मक सुधार हुआ है। हम बात करें आज कि राजनीतिक है, सामाजिक है या आर्थिक है, या जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी कि जो हमारा विश्व है वो एक स्थान पर आकर एकत्रित हुआ है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद है उसमें उसका महत्व और उसके जो दायित्व हैं वो काफी विस्तार ले गए हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी नाटकीय परिवर्तन हुए हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के भी आयाम बदल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को गतिशील तथा अधिक प्रजातांत्रिक बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के गतिशील एवं बहुआयामी होने से वैश्विक आतंकवाद, निर्धनता, पर्यावरण रक्षण तथा मानवाधिकारों से संबंधित अनेक तत्कालिक विषयों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, और इसलिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो अधिकार और दायित्व हैं वो कहीं अधिक व्यापक हो गए हैं, विस्तृत हो गए हैं और बहुआयामी हो गए हैं, और उन्हें होना भी चाहिए। यूएनओ जो है उसका जो सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन था उसमें 150 देशों ने सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में मतदान किया था कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। जो इसके 15 सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए, खास करके जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से ये 5 है। वर्तमान समय में क्योंकि नव स्वाधीन देशों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है, और इसलिए समय आ गया है कि जो यूएनओ का विस्तार है वो किया जाए, क्योंकि 1945 में तथा 2020 तक
आते आते काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और इसलिए सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक है। सुरक्षा परिषद संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो ठहरा। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका समिति कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर जिसको हम कहते हैं। जैसे महासभा थी वो विधान पालिका मानी जाती है और सुरक्षा परिषद कार्यपालिका मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इस परिषद में 11 सदस्य थे, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य थे और यह सदस्य संख्या 1963 में बढ़कर 15 हो गई, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हो गए। ऐसा उपनिवेशवाद के अंत के कारण जो नवोदित देश थे और सोवियत संघ के विघटन के कारण 15 नए गणराज्यों के जन्म के कारण संभव हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्य संख्या 1963 की तुलना में बहुत अधिक बढ़कर हम आज देख रहे हैं कि 193-194 तक पहुंच गई है। परिवर्तित परिस्थितियों के पश्चात ये जरूरी हो गया कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन कर दिया जाए और ये आवश्यक भी है। वैसे भी शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी और जापान आर्थिक महाशक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। चाहे संपूर्ण चार्टर का संशोधन ना भी किया जाए, सुरक्षा परिषद की रचना और उसकी मतदान प्रक्रिया में तो परिवर्तन करना ही होगा। स्टूडेंट्स, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि के अंतर्गत है, भारत भी एक मजबूत दावेदार है। सीरिया के उपराष्ट्रपति ने भारत का समर्थन करते हुए 1992 में निषेधाधिकार को पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि सुरक्षा परिषद वास्तविक अर्थों में प्रतिनिधि संस्था नहीं है, क्योंकि विश्व की कुल जनसंख्या का आधा भाग एशिया के लोगों का है, परंतु सुरक्षा परिषद में केवल चीन एक स्थायी सदस्य है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और उसके कार्यों को विश्व की सामूहिक इच्छा के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए, न कि कुछ लोगों के मानसिक पक्षपात के रूप में। आप इसको इन्वर्टेड कोमा में लेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। भारत ने अनौपचारिक रूप से, या हम कहें कि औपचारिक रूप से ही 1992 में सुरक्षा परिषद में अपने लिए स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत किया। तब से इस विषय पर चर्चा तो बहुत होती रही है, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। भारत का कहना है कि आर्थिक क्षमता और सैनिक शक्ति के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वृद्धि का निर्णय करते समय देशों के क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या और संबद्ध क्षेत्र में उनकी स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। भारत विश्व में विद्यमान आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप विश्व का यह दायित्व बनता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय दावे का पुरजोर समर्थन करे। वर्तमान में कुछ राष्ट्र कह रहे हैं कि विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण कर लिया जाए और इसकी सदस्यता का अर्धस्थायी और चक्रीय आधार पर इसको स्थायी बना दिया जाए। ऐसे राष्ट्र अपने पाखंड का ही परिचय दे रहे हैं कि भारत किसी ऐसे फार्मूले से सुविचारित और सौम्य ढंग से असहमति व्यक्त करते हुए कह चुका है और इस प्रकार के फार्मूले बेईमान हैं। वर्तमान में स्थायी सदस्यता के लिए 3 देश जैसे ब्राजील, जापान तथा जर्मनी भी भारत का समर्थन कर रहे हैं। भारत द्वारा स्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेने से जहां अफ्रीकी देशों और निर्धन देशों और विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में एक सशक्त और निष्ठावान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा, वहीं दक्षिण एशिया में स्थायी एवं सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने भारत का पुरजोर समर्थन किया है। इसमें न केवल भारतीय दावेदारी पर मोहर लगी है, अपितु यह विकासशील देशों के लिए भी एक प्रतिनिधि के रूप में भारत के दावे को
प्रबलता प्रदान करता है। विस्तारित सुरक्षा परिषद के लिए भारत का समर्थन करते हुए ब्रिटेन ने मत व्यक्त किया कि 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में यदि स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो इसका सीधा साधा अर्थ यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा। हम ब्रिटेन के इस वक्तव्य को भी इन्वर्टेड कोमा में लेंगे और अंडरलाइन लगाएंगे। आप दोबारा से देख लो इसे कि ब्रिटेन ने मत व्यक्त किया है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में यदि स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो इसका सीधा साधा अर्थ यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। दूसरी ओर चीन का भी मत है कि वह सुरक्षा परिषद में भारत की महती भूमिका चाहता है। आप इसको भी इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। महत्वपूर्ण बात है ये कि चीन क्या कह रहा है। चीन का मत है कि वह सुरक्षा परिषद में भारत की महती भूमिका चाहता है। विकासशील देशों में भारत की अग्रणी भूमिका तो है ही, साथ ही तीसरी दुनिया के राष्ट्र भारत को अपने सच्चे हितैषी व प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। विश्व का कोई भी देश भारत द्वारा किए जा रहे निशस्त्रीकरण के प्रयासों तथा नाभिकीय शस्त्रों के अभिशाप से मुक्ति की भी भारत की इच्छा और संकल्प पर संदेह नहीं कर सकता। भारत ने जो निशस्त्रीकरण के अंदर प्रयास किए हैं या नाभिकीय शस्त्रों के अभिशाप से मुक्ति के लिए जो प्रयास किए हैं, या भारत ने जो विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की है और भारत जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो उस रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो दावा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए वो महत्वपूर्ण है और वो यथार्थ के धरातल पर खरा उतरता है। हम आगे इसमें वो उन कारकों का अध्ययन करेंगे कि किन कारकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत का दावा उचित है। हम उन कारकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।